अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के 2024 का जो नम्स का पेपर हुआ है उसके पोर्शन को, और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे जो हूँ वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी आप लोगों के साथ हमारे पास ये पेपर्स हैं जो कि 2024 का हुआ है वो शेयर कर दूँ। ठीक है, साथ साथ इंशाल्लाह ताला वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। बस आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप लोगों के पास जो है वो सारी चीज़ें आती रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है कोविड-19 एपिडेमिक कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग हैंड सैनिटाइजर एंड क्लीनिंग लिक्विड बिकॉज कोविड-19 हैज़। अगर हम कोविड-19 को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम अपना सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्लीनिंग लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं। उससे हम कुछ हद तक इस जो हमारे पास ये वायरस है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वायरस पीएच सेंसिटिव है ना, तो उसको हम किसी भी सैनिटाइज़र या फिर क्लीनिंग लिक्विड वगैरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वो पीएच सेंसिटिव है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास लिखा है कोविड-19 जैसे और भी जितने भी वायरसेस होते हैं इट इज़ सेंसिटिव टू पीएच लेवल्स। वो किससे सेंसिटिव होते हैं? पीएच लेवल से। तो हैंड सैनिटाइजिंग जो होते हैं या क्लीजिंग एजेंट जो होते हैं उनके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पीएच को ऑल्टर करते हैं, देयर बाय जिसकी वजह से जो है वो वायरसेस एक तो इनएक्टिव हो जाते हैं और दूसरा फिर जब वो इनएक्टिव होते हैं तो फिर वो फैल नहीं सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट्स और लार्ज प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा का। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बुक लाइन से भी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसमें लिखा है ब्लड प्लाज्मा इज मेनली कंपोज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, लार्ज प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन विच प्ले क्रिटिकल रोल्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये प्रोटीन्स वगैरह भी अपना ही अलग अलग रोल प्ले करती हैं। इसी तरीके से ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है ये भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड एमसीक्यूज को देखते हैं कि इसमें हमसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। अच्छा जी, अब थर्ड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से बोला जा रहा है ऑर्गेनिज्म हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होता है वो कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो वायरसेस होते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग साथ के साथ पढ़ते रहिएगा। एक्चुअली स्मॉल पॉक्स जो है वो कॉज किससे होते हैं? वेरियोला वायरस से। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। फिर हमारे पास 4 लिखा है सक्रोज इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू विच प्रॉपर्टी। क्यों ये रिएक्टिव नहीं होता इतना ज़्यादा? 1 टू ग्लाइकोसाइडिक लिंक बॉन्ड की वजह से, या अनअवेबिलिटी क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी अनअवेबिलिटी है, या फिर जो है सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से जो हमारे पास सक्रोज है वो कुछ लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब इससे एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि सक्रोज जो है वो लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो 1 टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद होता है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जो है वो लिंक करता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास 5 MCQs है वो है सक्रोज इज यूज एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू। सक्रोज को प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज अगर ना हो तो सक्रोज यूज हो सकता है एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन रिड्यूसिंग है शुगर है, या फिर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो है वो नहीं होता चेंज, या फिर जो है वो हाईली सॉल्युबल होता है, या नो अवेबिलिटी ऑफ फंक्शन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, ये बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बात बुक में आपके पुराने ओल्ड अगर आप STB को देखेंगे तो वहाँ ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th वाला और इसको हम लोग देखते हैं। वेट अ सेकेंड। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास लिखा है व्हाट इज रिवेलेंट टू न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो किससे रिवेलेंट है? RNA से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन किससे रिपीटेड है? RNA से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन विच न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्रोटीन एक ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं किसी भी प्रोटीन के जिनके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। और प्राइमरी न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? या तो RNA होगा या DNA होगा। तो यहाँ पे अगर DNA का ऑप्शन होता तो वो भी हम करेक्ट ले सकते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है रिबॉन्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेयर स्ट्रेटनिंग विच बॉन्ड ऑफ प्रोटीन इज ब्रोकन ड्यूरिंग द प्रोसेस। कौन सा प्रोटीन का बॉन्ड जो है वो टूट रहा होता है? तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा होता है? डाइसल्फाइड ब्रिज। ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास वो टूट रहा होता है। अब ये कौन सा होता है? जो SS बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो टूट रहा होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 है विच प्रोटीन हैज़ अ टर्शरी स्ट्रक्चर, कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन ब्लड, प्रोटीन दैट मेक बोन और कार्टिलेज, प्रोटीन दैट होम स्किन। तो वो प्रोटीन जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होती है, जो कि ब्लड के अंदर जो है वो घूम रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं tertiary structure of protein. Protein with tertiary structure are those that have folded into a specific three dimensional shape. कौन सी देखो टर्शरी है ना, तो कौन से उसमें होगा, थ्री डायमेंशनल शेप की होगी और इसेंशियल होगी वो फंक्शंस वगैरह के लिए। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल हम लोग हीमोग्लोबिन ले सकते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ये चीज़ ना आप लोगों ने बुक के अंदर पढ़ी हुई है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो ये चीज़ आपने बुक के अंदर जो है वो अच्छे से रीड की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द पाथवे ऑफ पेप्सिनोजिन सिक्रेटेड बाय जाइमोन सेल्स। कौन सा ऐसा पाथवे है जब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको बताऊं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत जगह एक और जगह भी देखा हुआ है। खैर एनीवेज, आप लोगों को पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक से वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की तरफ और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर जो है वो वेसिकल्स के अंदर जो है वो चला जाता है। तो ये पाथवे है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह मैंने देखा है, काफ़ी प्रैक्टिस बुक्स में भी देखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अमेंसon's सन इज अनएबल टू इनहेरिट स्ट्रॉन्ग स्केलेटल मसल। क्या वो इनहेरिट नहीं कर सकता कोई भी स्केलेटल मसल जो कि स्ट्रॉन्ग हो, दैट आर प्रेजेंट इन हिज फादर्स आर्म, जो कि उसकी फादर आर्म में मौजूद है। दिस इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है ऐसा, या तो ओवर रिप्रोडक्शन हो रही है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं नॉन इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ द मदर इज अ हेमोफिलिक कैरियर एंड द फादर इज अफेक्टेड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेमोफिलिया इन सन्स। यानी कह रहे हैं अगर हमारे पास जो है वो मदर हेमोफिलिया की करियर थी और फादर अफेक्टेड थे वो, लेकिन करियर नहीं थे, वो भी अफेक्टेड थे, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि सन्स जो है उनके अंदर कितने % हो सकता है। तो इसका आपको पूरा जो है ना वो बनाना पड़ेगा, जैसे हम बनाते हैं और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो 50% है। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब जैसे आप लोग जो है वो पहले मदर को लेंगे, अगर आप लोग साथ साथ करना चाहते तो कर लें, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा सेपरेट करके आप लोगों को ये करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चले मैं आप लोगों को ये करके पूरा कंप्लीट दिखा दूँगी, शो कर दूँगी, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने सन उसके हीमोफिलिक हैं और कितने नहीं हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फीमेल की और फिर हम बात करेंगे मेल की। मेल के अंदर होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर होता है XX क्रोमोसोम, ठीक है। इतना तो आप सबको पता होगा। तो जब भी हमसे कहा जाएगा कि फीमेल जो है वो अफेक्टेड है या फिर वो करियर है, तो ये एक H बड़ा आएगा और एक H छोटा आएगा हीमोफिलिक के लिए। और अगर कहा जाएगा कि बिल्कुल नॉर्मल है तो दोनों H छोटे आएंगे, और अगर कहा जाएगा कि ये टोटली हीमोफिलिक है तो दोनों H बड़े आएंगे। अभी हमसे किसकी बात की जा रही है, करियर की बात की जा रही है, तो हमारे पास एक H बड़ा आएगा और एक H छोटा आएगा। मेल की बात की जा रही है कि वो अफेक्टेड है, यानी कि उसमें ना करियर की बात की ना किसी चीज़ की, टोटली अफेक्टेड है, यानी कि दोनों H बड़े आएंगे, ठीक है। अब हम इसका जब क्रॉस बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे कि X और X और Y, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं फीमेल के हमारे पास एक H बड़ा है और एक छोटा है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो दोनों H बड़े हैं। अच्छा, हमने क्योंकि सिर्फ सन्स का निकालना है तो हम नीचे वाला करेंगे, तो ये हो गया XY और ये हो गया XY। इसका जो है हमारे पास X जो है वो बड़ा है और Y भी जो है वो बड़ा है। इसके अंदर X जो है वो हमारे पास छोटा है और Y जो है वो बड़ा है, यानी कि इसमें 50% चांसेस हैं कि जो है हमारे पास बॉय जो है वो हीमोफिलिक होगा और इसमें जो है वो सिर्फ अफेक्टेड होगा। तो यानी इसके अंदर कितने चांसेस हैं, 100% में से सिर्फ 50% चांसेस है, ठीक है। हाफ चांसेस है, तो 100% में से सिर्फ 50 चांसेस है। अगर हमसे डॉटर का कहा जाता तो फिर वो हम अलग परसेंटेज निकालते, लेकिन अभी जब हमसे सन की परसेंटेज पूछी गई है तो ये टोटल 100 है, तो 100 में से 50% जो है हमें हीमोफिलिक है और 50 नहीं है, ठीक है। तो अगर ये समझ ना आए तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं अलग से इस चैप्टर पे भी वीडियो बना लूँगी इससे अलग तरीके से थोड़ी सी, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, तो हम 14 की तरफ आ रहे हैं, और 14 क्वेश्चन जो है हमारे पास, वेट अ सेकंड, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टर्मिनल पर्पल फ्लावर्स व्हेन अ ट्रू ब्रीडिंग टर्मिनल पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद एन एक्सियल वाइट फ्लावर। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पर्पल फ्लावर को क्रॉस किया जाए एक्सियल वाइट फ्लावर से, तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो क्रॉस ब्रेड होगा वो किस तरीके से लाइक बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 316 होगा। वो ये आप देखिए, ये जो आपके पास मेंडलिन का जेनेटिक प्रिंसिपल है ना, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी इक्वेशन है।
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, अ पर्सन हु हैज़ रिमूव देयर गॉल ब्लैडर फीसिस डिफिकल्टी इन फैट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू। अच्छा, कह रहे हैं अगर इंसान के अंदर से जो गॉल ब्लैडर है उसको रिमूव कर दिया जाए तो उसकी जो फीसिस ये फैट मेटाबॉलिज्म है वो किस तरीके से उसको उसमें जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है, कि क्या मतलब वजूहात हैं जो इसमें उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो एब्सेंस ऑफ बाइल या फिर एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो हमेशा याद रखिएगा, पिगमेंट तो जस्ट कलर होता है और कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली फ़र्क पड़ता है उस बाइल के ना होने से, क्योंकि बाइल कौन बनाते हैं? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से जब तक बाइल नहीं आता तब तक फिर कोई खाने को डाइजेस्ट करने में, उसकी फ़ैट को जो है हमारे पास मेटाबॉलाइज करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, बाइल। तो बाइल हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है और ये जो है वो हमारे पास डाइजेशन ऑफ फैट्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो बाइल जो है वो प्रोड्यूस तो होगा लिवर से, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। जब तक स्टोर नहीं होगा तब तक वो जो है वो खाने को ठीक से जो है हम कह सकते हैं कि मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, वेयर डज रिडक्शन डिवीजन ऑक्योर। रिडक्शन डिवीजन कहाँ होती है? प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी स्पर्मोसाइट में या सेकेंडरी oocyte में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेकेंडरी oocyte। अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो क्लियरली क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आपने वो नहीं किया हुआ तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्रोडक्शन का पूरा बुक लाइन से कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ऑलराइट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 नीचे ही है। यस, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इन मैथमेटिक्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड। अच्छा जी, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सेरेब्रम। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि अगर हमने कोई भी हाई फंक्शन करने होते हैं, हाईली डेवलप्ड फंक्शन करने होते हैं, जैसे मैथमेटिक के सवाल को सॉल्व करना या XYZ कुछ भी, तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है वो होता है सेरेब्रम, जो कि हमारे पास ब्रेन का एक हिस्सा होता है। अच्छा, आप सबने मुझे कमेंट में बताना है कि हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट होता है और हाइपोथैलेमस क्या काम करता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच एंजाइम डज नॉट रिक्वायर अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। कोई ऐसा एंजाइम बताएं जिसको रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, एरिप्सिन या पेप्सिनोजन। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है पेप्सिनोजन। अब क्यों उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। पेप्सिनोजन is an inactive zymogen that is converted into the active enzyme pepsin in the acidic environment of the stomach। कह रहे हैं पेप्सिनोजन एक ऐसा इनएक्टिव एंजाइम है जिसको हम zymogen का नाम देते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। कब होता है? जब हमारे पास स्टमक की जो इन्वायरमेंट, अगर स्टमक की जो हमारे पास इन्वायरमेंट है अगर वो एसिडिक हो जाए तो कन्वर्ट हो जाता है। दिस कन्वर्जन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। एक ऐसा प्रोसेस है कन्वर्जन का कि जिसमें कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंटीकेट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अपने जहन में रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वेन्स इज करेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, वेन्स की जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती है और वेल्स की जो हमारे पास वॉल और डायमीटर है वो कैसा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यूज जो है वो उसमें प्रेजेंट होती हैं, जो वेन होती है ना उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो वॉल होती है वो उसकी कैसी होती है? मोटी होती है। अच्छा, यहाँ पर वेन की बात की जा रही है। वेन की जो वॉल्स होती हैं वो जो है हमेशा पतली होती हैं, ठीक है, थिन होती हैं उसकी वॉल्स। और इसके साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें डायमीटर की तो उसका कितना होता है? 40 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने वैसे भी जहन में रखना है, एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। अच्छा जी, बर्ड्स रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी स्केलेटल मसल, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ टू बी वेल डेवलप्ड। ये क्वेश्चन भी आप देखें कि वो वाला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट बुक लाइन से उठकर आया, यानी कि इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो ड्यूरिंग देयर लाइक फ्लाई करने के लिए जो उनको वो मसल, स्केलेटल मसल काम कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली किससे कोऑर्डिनेट होता है? लाइक ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा हिस्सा है जो उनको उड़ने का बताता है, लाइक उनको जो है वो कोऑर्डिनेशन देता है कि हाँ अब आपको जो है स्केलेटल मसल्स को यूज़ करके फ्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास वही ब्रेन का हिस्सा जो सबसे ज़्यादा काम करता है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग के उसमें काम करता है, तो वो कौन सा है? सेरेब्रम, ठीक है। तो सेरेब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट करवा सके बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि किसी भी मेंटेनेंस के थ्रू या फिर पोस्चर के थ्रू जो है वो सारी हमारे पास जो है वो मूवमेंट्स वगैरह करवा सके, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन इन्वॉल्व न्यूट्रोट्रांसमीटर, डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रोट्रांसमीटर, या फिर इन्वॉल्व साइनेप्टिक क्लिफ्ट, या फिर यूजेस केमिकल सिग्नल। जिसका करेक्ट ऑप्शन बी है, डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रोट्रांसमीटर। यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो किसी भी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को इन्वॉल्व नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स अलाउ डायरेक्ट पैसेज ऑफ आयंस एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल थ्रू गैप जंक्शंस। ऐसे साइनेप्स जिनके दरमियान आयंस जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं, हम वैसे उनको आयंस का ही नाम देंगे या फिर हम कह सकते हैं छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जा सकें बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का नाम देते हैं। यानी कि इसमें हमें किसी भी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसी साइनेप्स जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व ना हो उसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का नाम देते हैं। द डायरेक्ट कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है थ्रू द गैप जंक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स? Remain in synaptic cleft, degraded by enzyme, reabsorbed by the presynaptic neuron, या diffuse away from the साइनेप्स। उसका करेक्ट ऑप्शन है डिग्रेडेड बाय एंजाइम। कहने जब एक नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उसके बाद उसका क्या फेट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वो एंजाइम्स की मदद से डिग्रेड कर दिया जाता है। यानी कि आफ्टर अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है एक सेल से दूसरे सेल में बाय द न्यूरो ट्रांसमीटर, तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो एंजाइम्स के जरिए डिग्रेड कर दिए जाते हैं। किधर डिग्रेड कर दिए जाते हैं? इन सिनेप्टिक क्लिफ्ट। This breakdown prevent continuous stimulation of postsynaptic neuron and allow the synapse to reset for the next impulse। और ये जो है वो हमारे पास क्या करता है? स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है इन postsynaptic neuron और अलाउ करता है साइनेप्स को कि वो रीसेट हो जाए अगले इम्पल्स को पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस विच आइसोमर आर फॉर्म्ड। ये भी बुक लाइन है, सिंपल। कौन सा आइसोमर हमारे पास फॉर्म होता है? ऑप्शन नंबर बी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास यूज होता है एज अ आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, अ लिजर्ड डिटैचेस इट्स टेल व्हेन अटैक्ड बाय अ प्रीडेटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। लिजर्ड जो है वो अपनी दुम को अपने पीछे से हटा लेती है अगर उस पर कोई प्रीडेटर वगैरह यानी कि कोई शिकारी उस पर शिकार करे, लाइक ह्यूमंस बीइंग भी या फिर कोई और एनिमल भी अगर उसके ऊपर लाइक आ रहा है शिकार करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो वो क्या करती है? वो अपनी दुम को अपने आप से जुदा कर लेती है, यानी कि पीछे कर लेती है, हटा देती है, अपने जिस्म से अलग कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटोलाइसिस का। किसका नाम देते हैं? ऑटोलाइसिस का। और बाकी हमारे पास ऑटोफेगी है, फेगोसाइटोसिस है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। ये सब कौन से हैं? देखें, हमारे पास जो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आप किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहे हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है? यानी कि सेल के अंदर जो भी डाइजेशन वगैरह होती है उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और ऑटोफेगी मतलब अपने आप को जो सेल खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे लाइजोसोम ऑटोफेगी वाला काम करता है, तो उसमें हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑटोलाइसिस जो है लिजर्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास क्या है? अच्छा, ऑटोलाइसिस का क्या मतलब होता है कि अगर प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो रही हो सेल की बाय देयर ओन एंजाइम्स, तो उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, प्लांट ग्रोइंग सेलाइन सॉइल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू। कोई भी प्लांट जो कि सेलाइन सॉइल के अंदर जो है वो बढ़ रहा हो तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन किस वजह से हो सकती है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा है सॉइल और जो है वो रूट। इन सेलाइन द सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो सॉइल का अगर कम हो जाए और रूट का जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो जिसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन मेरी नज़र से नहीं गुजरा है अब तक, बट फिर भी वैसे इस बार नम्स का पेपर टिपिकली थोड़ा सा मुश्किल आया था, मतलब बच्चों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीटिशन में नहीं पूछे गए ना। मतलब लाइक आप लोग कोई भी पेपर उठा के देख लें तो उसमें आप लोग को ये वाले क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे इतना ज़्यादा, वरना नम्स में तकरीबन 70% पेपर्स होते हैं जो रिकॉल हो रहे होते हैं।
अच्छा खैर आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल सरफेस या मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को करना, या फिर कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता इनसाइड द सेल उसको देखना, और बाइंडिंग लिगेंड्स फॉर इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स। ये सारे काम तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, लेकिन कहीं से भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग थोड़ा और से ध्यान से, तभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था नम्स की कि आप लोग जो है वो ध्यान से उसको पढ़ा करें, ध्यान से उसको देखा करें, सवाल को तकरीबन 3 मिनट तक जो है वो आप लोग पढ़ा करें। और अगर इतने टाइम तक अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्स हाइपर पोलराइजेशन वुड नॉट ऑक्योर इफ। कह रहे हैं कि अगर किसी नर्व इम्पल्स के अंदर कंडक्शन हो रही हो तो हाइपर पोलराइजेशन किस वजह से नहीं होगी? उसके ऑप्शन है सोडियम गेट्स डिडंट क्लोज इन टाइम, सोडियम गेट्स बंद नहीं हुए, या फिर पोटेशियम गेट्स जो है वो बहुत लूजली थे, या फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो वर्किंग उसने छोड़ दी, या फिर कैल्शियम का गेट जो है वो ओपन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, पोटेशियम गेट्स वर नॉट सो लूजी। Hyperpolarization occurs when potassium ions continue to leave the neuron after the action potential। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मेकिंग द इनसाइड ऑफ सेल मोर नेगेटिव देन यूजुअल, यानी कि अगर इनसाइड द सेल ज़्यादा नेगेटिव हो जाए जैसे कि होता है, उसकी वजह से हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। ये भी आपके पास बुक लाइन है, हाइपरपोलराइजेशन वाली और डीपोलराइजेशन वाली। ठीक है, तो बुक को वही बात वापस से आ जाएगी बच्चों की, बुक जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बुक को लाजमी आप लोग एक बार देखा करें, उसको जो है वो एक बार समझा करें, और जब बुक को अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो आप लोग कहें कि ये बिल्कुल आउट आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, विच ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टरिस्टिक द रेफ्रेक्टरी पीरियड। अच्छा, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? रिवर्सिबल ऑफ चार्जेस अक्रॉस द न्यूट्रल मेम्ब्रेन या चार्जेस इन द टाइप्स ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वो चेंज जो कि आयंस में आ रहा हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा किसको कहते हैं? वो चेंज जो कि आयंस के अंदर आ रहा हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास है, डेजर्ट mammal, अच्छा desert mammal faces severe dehydration on a hot sunny day, which internal condition would lead to the secretion of ADH। कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मैमल है जो कि सहरा में रहता है तो जब उसकी फेसेस वगैरह जो होती हैं उसके अंदर डिहाइड्रेशन जो है वो हो गई अगर बहुत सीवियर किस्म की एक हॉट डे के अंदर, तो कौन सा ऐसा जो है हम कह सकते हैं कि कौन सी ऐसा चीज़ है या कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एडीएच कौन सा हार्मोन होता है? मुझे लाजमी ये जो है ना वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको मेरिको बाय हानी की तरफ से लाइक भी आएगा और अप्रिशिएशन भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, तो वो उसको सिक्रीट कर रहा होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर लो ऑस्मोटिक, देखिए लो तो नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही सॉल्यूट पोटेंशियल लो हो सकता है ब्लड का और ना ही ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो सकता है, बल्कि क्या हो सकता है हमारे पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कब होता है? जब जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर किधर से किधर जाता है, हाई से लो की तरफ जाता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा अगर बहुत हॉट और सनी डे है तो उसके अंदर अगर आपके पास ADH यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है ना वो उसको कॉज कर रही है कि वो जो है वो रिलीज करे किसको? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को जो है वो बॉडी रिलीज करे। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन 29 है, विच डिसऑर्डर वुड बी डायग्नोज बाय डॉक्टर ऑन सीइंग अ पेशेंट विच थिक एंड ड्राई स्किन, पफी आइज एंड लो मेटाबॉलिक रेट। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हम कह सकते हैं कि हाँ एज अ डॉक्टर हम कह सकते हैं किसी भी पेशेंट को कि अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है और उसके साथ साथ उसकी स्किन बहुत ड्राई है, उसकी आइज बहुत पफी हुई हुई है और उसका मेटाबॉलिक रेट ठीक से नहीं चल रहा, तो उसका अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है? ओके, तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो सी है। वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप लोगों की बुक्स के अंदर गिवन होगा। ठीक है, किसी ना किसी प्रोविंस की बुक के अंदर, या मे बी ये फेडरल का क्वेश्चन हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, चूज द वन रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरोजिज्म। किडनी स्टोन,
अच्छा, इसका मैंने ये बुक के अंदर देखा है, इसका आंसर है टेटेनी। और जो है ये जो कंडीशन है, ये लो लेवल ऑफ कैल्शियम, अगर ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये टेटेनी कॉज कर सकता है। यानी कि टेटेनी का क्या मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके मसल्स जो है ना उनमें क्रैम्प्स मौजूद हो रहे हैं, या फिर जो है वो जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, यानी कि जो आप खुद से नहीं कर रहे, खुद ही आपके, कई बार आपने महसूस किया होगा कभी कभी अगर किसी को टेटेनी का ये जो है वो हो जाए तो उसकी जो है ना वो खुद ही से मतलब कि वॉलंटरी एक्शंस इनवॉलंटरी हो रहे होते हैं। यानी कि अगर आप हाथ अपने खुद से हिला सकते हैं लेकिन वो कभी कभी खुद ही हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब बहुत हल्के से लाइट से हिल रहे होते हैं, तो इसको हम टेटेनी की कंडीशन कहते हैं। अच्छा, 31 क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द मिसमैच पेयर। मिसमैच को चूज करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा। ग्रेफिन फॉलिक्यूलर प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिसमैच है, बाकी हमारे पास ईस्ट्रोजन इनहिबिट करता है एफएसएच को, एलएच ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होता है, और ये सब जो है वो हमारे पास सारे ठीक है, हमारे पास सारे जो है ये कैसे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। द ग्रेफिन फॉलिक्यूल प्राइमरी प्रोड्यूस ऑस्ट्रोजन। अच्छा, ग्रेफिन फॉलिक्यूल जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करता। प्रोजेस्टेरोन का प्रोड्यूस होता है जब जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिक्यूल के टाइम जो है वो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंप्राइज इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। किस चीज़ को हम जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो तो हम जो है वो ब्लड कॉम्पोजिशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा बहुत क्रूशियल एक रोल अदा करता है इम्यून डिफेंस सिस्टम के अंदर, और इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड और अल्टर्स इट मोर बेसिक कॉम्पोजिशन, दीज आर फंक्शनल प्राइमरी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। 33 क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल डिस्टिंक्ट ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ब्लड को जो है वो अलहदा कर रहा है। यानी कि देखिए दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक तो हमारे पास खून है और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है। तो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि उन दोनों को अलग कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीबॉडीज और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कह सकते हैं कि डिस्टिंग कर रही हैं बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि ब्लड कंटेन लार्ज प्रोटीन्स सच एज एंटीबॉडीज और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। तो वो प्रोटीन्स बहुत लार्ज होती हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होती इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और प्रोटीन बहुत वायरल रोल अदा करती हैं। खैर ये तो अलग से एक बात लिखी है, लेकिन जो चीज़ हमें डिफरेंट करते हैं ना कि भाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ब्लड जो है उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, और वो जो प्रोटीन होती है उसके काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मौजूद नहीं होते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द कोविड-19 एपिडेमिक द प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट वाज इंजेक्टेड इनटू कोविड पेशेंट। कह रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा किसी भी ऐसे पेशेंट का जिसको कोविड-19 हो चुका हो और फिर वो ठीक हो गया हो, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोविड-19 हो गया है लेकिन अब वो ठीक हो चुका है, ऐसा पेशेंट का ब्लड प्लाज्मा जो है वो जिसका रिकवर हुआ हो वो इंजेक्ट कर दिया जाता है ऐसे पेशेंट के अंदर जिसको कोविड-19 हो गया हो, ठीक है। ये प्रूफ्ड क्या कर रहा है, मतलब दिस प्रूव्ड क्वाइट इफेक्टिव। विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा डू यू थिंक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी कौन सा ऐसा हमारे पास कह सकते हैं कि प्लाज्मा का कंपोनेंट है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है एंटीबॉडीज। अब देखिए ये होता किस तरीके से, उस चीज़ को समझते हैं। एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है ए और बी। ए को जो है वो कोविड-19 हो गया है और उसके बाद वो कोविड-19 ठीक हो गया। अब वो ठीक कैसे हुआ है, उसको वैक्सीन्स लगी हैं या उसने कोई भी ऐसी चीज़ की है, लाइक कोई भी ऐसी दवाई, क्योंकि वायरसेस की तो फिलहाल अभी कोई दवाई नहीं है और ना होती है, उनको वायरसेस को वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और वैक्सीन्स के जरिए ही वो थोड़ा सा जो है वो काबू में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि उसको वैक्सीन्स लगाई गई और वो ठीक हो गया, वो रिकवर हो गया, यानी कि उसके प्लाज्मा के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज जो हैं वो मौजूद हुए हैं या फिर ऐसी एंटीबॉडीज जो है वो बन चुकी हैं जो कि कोविड-19 को डिफीट कर चुकी हैं, ठीक है, उसको हरा चुकी हैं। तो एंटीबॉडीज उसके अंदर ऐसी मौजूद हैं। तो जब हम उस ए का ब्लड लेकर किसी बी के अंदर डालेंगे जो कि कोविड-19 का पेशेंट है, उसके अंदर भी वो वाली एंटीबॉडी जो है फिर बनना स्टार्ट हो जाएंगी जो कि कोविड-19 को डिफीट कर देंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 34 भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इनमें से ऐसा एग्जाम्पल हमने बतानी है जो कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की हो,
ठीक है, तो अब वो कौन सी हो सकती है? फीटस रिसीविंग एंटीबॉडीज ऑफ मदर थ्रू प्लासेंटा, या फिर जो है वो इन्फेंट रिसीविंग एंटीबॉडीज, या बेबी रिसीविंग MMR शॉट्स, या फिर प्रेजेंटिंग ऑफ डिजीज ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन। अच्छा, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ऐसे हमें एक एग्जाम्पल बताएं जो कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की हो। अच्छा, अब एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो कि एक्टिव हो, जिसको किसी एनर्जी की जरूरत ना हो, जैसे कि ATP वगैरह की। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो कि खुद बनाई जा रही हो, यानी कि एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि आर्टिफिशियल है लेकिन उसको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर C, बेबी रिसीविंग MMR शॉट्स। ठीक है, यानी कि जब किसी भी बच्चे को कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं MMR शॉट्स के, तो एक्चुअली उसकी वजह से एक ऐसी इम्यूनिटी मौजूद होती है उसके अंदर, यानी कि बन जाती है, जो कि एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसके अलावा जो फीटस है वो रिसीविंग कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास छोटा बच्चा है, जो उसको मदर के थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज मिल रही हैं, वो भी कोई खास इस तरीके से आर्टिफिशियल एक्टिविटी तो है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मदर के थ्रू फीटस को मिल रही है ना, तो वो आर्टिफिशियल कैसे हुई। इस तरीके से इन्फेंट रिसीविंग एंटीबॉडी, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो उसको भी नहीं होगा। इस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शंस। तो ये सारे ऑप्शंस एनीवेज गलत हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। अच्छा, 36 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वेट अ सेकंड, ये थोड़ा सा आगे हो गया। Which of the following types of T cells are required for the activation of B cells? कह रहे हैं, अच्छा ये मुझे जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगे पूरे नम्स के पेपर में, बायोलॉजी के। इसमें बोल रहे हैं कि वो कौन सी टाइप है C सेल की जो कि रिक्वायर्ड होती है ताकि हम B सेल को एक्टिव कर सकें। B सेल को एक्टिव करने के लिए T सेल की ऐसी कौन सी हमारे पास जो है वो टाइप है जो कि हमें चाहिए होती है? तो उसका है हेल्पर T सेल। हेल्पर T सेल जो है वो यूज़ होता है ताकि हम B सेल को एक्टिवेट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा और थोड़ा सा ट्रिकी भी लगा मुझे ये 36 क्वेश्चन। अच्छा, 37 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। अच्छा, ये किसी और तरीके से पूछा गया है। वाओ, मतलब आप देखें सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। आई डोंट नो कि ये कॉपी हुआ है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स? वही बात कि जब किसी भी साइनेप्स के थ्रू नर्व इम्पल्स हो जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर का फिर क्या फेट रह जाता है? तो इट इज टेकन इनटू अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। हाँ, ये बात ठीक है, कुछ हद तक उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में लेके जाया जाता है, लेकिन लेके कैसे जाया जाता है? बाय द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम उसको पहले तोड़ते हैं फिर वो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन डी हमें इधर दिया हुआ है, यानी कि ब्रोकन डाउन हो रहे हैं एंजाइम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ज़्यादातर डी को ही हम फोकस करेंगे। और इसके अलावा हम बी की बात करें अगर, तो बी में हमसे कह रहे हैं कि रिमेन बाउंड टू द फोटोसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कि हमारे पास जो है वो फोनोसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ही रिमेन बाउंड रहेगा, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। फिर अगर हम सी की तरफ आते हैं तो सी में हमसे कह रहे हैं रिमेन स्ट्रेन साइनेप्टिक लिफ्ट। तो साइनेप्टिक लिफ्ट में भी वो एक हद तक रहता है, लेकिन वो तब तक रहता है कि जब तक जो है वो जब तक उसे कोई एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं कर लेता। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वेट अ सेकेंड, आई थिंक ये कंप्लीट शो नहीं हो रहा। ओके, इसका पार्ट थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, 13 क्वेश्चन हमारे पास है 38। विच इमीडिएट चेंज इज बॉट अबाउट द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑन द बाइंडिंग विद एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर? कौन सा एक इमीडिएट चेंज आता है जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड कर जाता है? तो सोडियम, आई थिंक उसका चेंज आता है। हाँ, सोडियम गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कंबाइन होता है तो स्पेशली जो सोडियम गेट्स है वो ओपन हो जाते हैं और ये प्रोसेस बहुत इमीडिएट होता है। 39 क्वेश्चन हमारे पास है सोमैटिक अफेक्ट कॉज। सोमैटिक अफेक्ट क्या कॉज करता है? स्किन बर्न कॉज करता है, आई रैश, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन, या फिर क्रोमोसोम डिफॉर्मिटी? तो ऑप्शन इसका है हमारे पास स्किन बर्न कॉज करता है। सोमैटिक अफेक्ट रेफर टू डैमेज कॉज बाय बॉडी टिश्यू। सोमैटिक अफेक्ट क्या होता है? यानी कि बॉडी टिश्यूज का डैमेज हो जाना, किससे? कोई भी हार्मफुल एजेंट हो, जैसे कि रेडिएशंस, कोई भी एक्सरे की कोई रेडिएशंस होती हैं, उससे भी हम लोग जो है वो किसी हद तक जो है वो स्किन को अपने नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास 39 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है वो है 40। ओह माय गॉड, ओके। प्रीबायोटिक्स इन मिल्क फॉर चिल्ड्रन डू ऑल एक्सेप्ट। प्रीबायोटिक्स जो प्रोबायोटिक्स जो होती है मिल्क के अंदर चिल्ड्रन के साथ, तो क्या एक्सेप्ट करती हैं? किल पैथोजेंस, एक्सचेंज इम्यूनिटी, प्रोड्यूस विटामिन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, वो विटामिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। एक्चुअली ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है
व्हाट इज द इंटरमोस्ट लेयर सराउंडिंग मसल फाइबर? इंटरमोस्ट लेयर मसल फाइबर कौन सी होती है? एंडोमायोसिस। कितना इजी क्वेश्चन था ये। आपको पता है कि जो ऊपर वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिमायोसिस, बीच वाली को पेरीमायोसिस और आखिर वाली को एंडोमायोसिस। ठीक है, ये फेस किया जो है वो बिल्कुल इन्होंने सेपरेट ऑप्शन दे दिया था, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। यू आर फेमिलियर विद हैमस्ट्रिंग इंजरी इन प्लेयर्स, व्हाट इज करेक्ट अबाउट हैमस्ट्रिंग मसल? कह रहे हैं हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ पे होती है? जो आपके घुटना की एरिया होता है ना, जिधर वहाँ लाइक उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड पे होती है ना, नी के थोड़े से वो हिप और नी के दरमियान का जो है उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि वो हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो इन्वॉल्व ऐसे होती है ज़्यादातर एक्सटेंड करने में ना, जो हिप और नी के दरमियान जो हमारे पास कह सकते हैं कि थाई है उसको एक्सटेंड करने में। ठीक है, तो वहाँ एक क्रूशियल रोल जो है वो अदा करती है। कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, यानी कि आप गेम खेलते हुए आपकी काफ़ी जगह जो है वो हैमस्ट्रिंग हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो इंजर हो जाती है, तो क्या करेक्ट है उस मसल के बारे में? इट इज़ एन एक्सटेंसर मसल, या इट इज़ एन इंसर्शन प्रेजेंट ऑन टीबिया, या इट्स प्रेजेंट बिटवीन इलियम एंड प्यूबिस? अच्छा, इलियम और प्यूबिस हमारे पास हिप्स की बोन है, तो इलियम और प्यूबिस के अंदर जो है वो कहीं भी हमारे पास हैमस्ट्रिंग का जिक्र नहीं है। हैमस्ट्रिंग होती है हिप और नी के दरमियान में। ठीक है, फिर हमारे पास है टिबिया, टिबिया भी नीचे चल जाती है, तो इसके हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंसर मसल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे कह रहे हैं, इफ देयर इज अ लो ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इट कॉज लो ब्लड सप्लाई टू। कह रहे हैं अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर किधर होगा? ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही होगा ना लो ब्लड प्रेशर भी। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट्स ऑन 10 जुलाई। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि 10 जुलाई को स्टार्ट हुई। द टाइम टू कंप्लीट ओव्यूलेशन इज, ओव्यूलेशन कितने डेज बाद कंप्लीट होता है? होप्स आप सबको पता होगा, ओव्यूलेशन 14 डेज का होता है, और ये कई बार रिपीट हो चुका है, बुक लाइन है। मेरे आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर में आराम से इजीली ये लाइन कई बार रिपीटेड मिलेंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है 25 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई से बाद अगर हम 25 तक गिने तो वहाँ हमारे पास जो डेज बन रहे हैं वो हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द एनवेलप फॉर बैक्टीरिया एक्सेप्ट। क्या ऐसे बेनिफिट है एनवेलप बैक्टीरिया के अंदर जिसके अलावा, यानी कि ईजी रिकॉग्नाइजेशन बाय होस्ट, यानी कि उसको होस्ट जो है वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है। अच्छा, आई थिंक ये और भी क्वेश्चन हैं, यस हैं। अच्छा, ये कितने? ऑल राइट, बस एक पेज हमारा रह गया, इसको हम कंप्लीट करें। उसके बाद मैंने आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है। उसकी मुझे एक्साइटमेंट वैसे ज़्यादा हो रही है, बट होप सो कि जो है वो आप लोगों को भी वो न्यूज़ पसंद आएगी। एनीवेज 46 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स आर देयर? कितने टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं साइनोवियल जॉइंट? रिवाइज करें, पाइवॉइड, हिंज, सैडल, प्लेन, कॉन्डाइलॉइड और बॉलर सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो कि साइनोवियल जॉइंट है। अपने जहन में रखिएगा, इनको एंटीगेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन? बहुत इजी क्वेश्चन है। एसिटाइल जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है? फैट और प्रोटीन की वजह से। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये। अच्छा, 48 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑक्योर ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल? कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि गैसियस एक्सचेंज के दरमियान टिश्यू लेवल पर नहीं हो रहा होता? तो क्या नहीं हो रही थी? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं हो रही होती। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, इसमें व्हाट इज द ट्रू अबाउट पैटर्न बल्डनेस? जो पैटर्न बल्डनेस होती है उसके उस पर इंपॉर्टेंट क्या है? इट मेल हेट्रोजाइगस इज अफेक्टेड, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे पास फीमेल्स में नहीं होती है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो ये ज़्यादातर मेल्स के अंदर ही पाई जाती है, मतलब मोस्टली अगर हम बात करें तो ये मेल्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, फिर हम 50th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर की बात करें तो विच पेयर इज प्रोड्यूस बाय आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस की आइसोमराइजेशन से प्रोड्यूस हो रहा होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अगर आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस वाला केल्विन साइकिल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो ये भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में इजी तरीके से जो है ना मैंने समझाया हुआ है बुक लाइन के थ्रू, बायो एनर्जेटिक वाला चैप्टर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएगा, तो ईजिली आप लोग कवर कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, यानी कि जो आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये थी कि 7 सितंबर के से जो है हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। मॉक टेस्ट सेशन 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसकी फ़ीस है जस्ट 300 रुपीज़, और इसके अंदर 9 टेस्ट हैं, यानी कि आई थिंक ये आप लोगों को जो है वो शेयर हो रहा होगा, यहाँ पर भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। टोटल 9 टेस्ट हैं। ठीक
ठीक है। और हर टेस्ट 200 MCQs पर जो है वो मुश्तमिल है और इसके साथ साथ आप सोचें तो तकरीबन 1800 MCQs आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे, जिसकी फीस जस्ट 300 रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू PMDC सिलेबस होगा, अकॉर्डिंग टू द पास पेपर्स होगा। बहुत अच्छा ये पूरा सेशन है, तो लाजमी इसके अंदर इनरोल कीजिएगा। नंबर आप लोग को शो हो रहा होगा, लाजमी जो है इसमें इनरोल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश होगी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी साथ के साथ अपलोड कर दूँ नम्स का पेपर, ताकि आप लोग को ईजिली क्वेश्चन समझ आ जाएँ।